एक और बड़ी खबर, यूएई में अल दफ्रा एयरबेस पर हमला हुआ है। हमले के बाद एयरबेस की तस्वीरें सामने आई है। यूएस बेस का आधा हिस्सा तबाह हो गया। एयरबेस पर दिखा है 10 मीटर गहरा गड्ढा। ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। ये देखिए आप। और मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ईरान का एक्शन, एक साथ कई प्रांतों में छापेमारी की गई है। मोसाद एजेंट्स को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में ईरानी एजेंसी ने जारी किया है वीडियो। और वहीं खार द्वीप पर जो हमला हुआ, इसके बाद ईरान भड़क गया है। हमले के बाद ईरान की बारूदी धमकी, यूएस के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खाड़ी देशों में तबाह कर देंगे, एनर्जी साइट्स को राख में बदल देंगे। ईरान इस कदर गुस्से में है, आग बबूला है खार पर हमले के बाद। तो अमेरिका से खार का बदला कहां ईरान करेगा हमला, यह सवाल जरूर है। पहला टारगेट आपको बता दें, रास तनूरा टर्मिनल सऊदी अरब में यह टारगेट बन सकता है। ईरान से इसकी दूरी आप देखिए 400 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। हमला कैसे संभव है? शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। दूसरा टारगेट जो होगा वो फुजैरा तेल टर्मिनल, ये हो सकता है यूएई में, और ईरान से इसकी दूरी है करीब 350 किलोमीटर। और हमला कैसे संभव होगा? शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल करके इसको तबाह किया जा सकता है। तीसरा टारगेट रुमाला ऑयल फील्ड इराक में है। ये ईरान से दूरी 150 किलोमीटर है। हमला कैसे होगा? फतह 110 से इसे टारगेट किया जा सकता है। और इसके अलावा चौथा टारगेट जो होगा वो हो सकता है रस लाफान, जो कि एलएनजी टर्मिनल है, कतर में है ये, और ईरान से इसकी दूरी है मात्र 400 किलोमीटर। और हमला कैसे संभव है? सैजिल मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। पांचवा टारगेट शाइबा ऑयल फील्ड हो सकता है। ये सऊदी अरब में है। ईरान से दूरी इसकी 550 किलोमीटर है और इस पर सैजिल मिसाइल से अटैक किया जा सकता है ईरान की तरफ से। तो ये वो संभावित टारगेट्स हैं जिन पर अटैक हो सकता है। और देखिए मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, एक बात बताइए, खार्क का बदला लिया जाएगा? ईरान बोल रहा है कि खाड़ी के देशों में तमाम जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, उसे हम तबाह कर देंगे। अगर वाकई में ऐसा होता है तो यह कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है अमेरिका के लिए, और फिर आगे क्या आसार नजर आते हैं? देखिए करुणा, इजराइल से रहकर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि खर्क का मसला केवल अमेरिका और ईरान का मसला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला मसला है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि वो खर्क में 90% ईरानियन मिलिट्री एसेट्स को ख़त्म कर चुके हैं, जाहिर सी बात है कि वो उस आइलैंड की बात कर रहे हैं जहाँ सबसे अधिक ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। और अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच रहा है तो ईरान ने जैसा पहले ही कह रखा है कि फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सऊदी में, कतर में, बहरीन में, इन सब में जो ऑयल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर वो और अधिक अटैक करेगा। और उसकी वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में तेल की, गैस की किल्लतें बढ़ेगी। तो एक नए किस्म का ऊर्जा संकट प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बेवकूफ़ी में कहें, अपनी नादानी में कहें, अपनी नासमझी में कहें या अपने अहंकार में कहें, वो क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी हालत ये बनी है कि वो रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और दुनिया के तमाम विभिन्न देशों से गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ईरान को चिढ़ा भी रहे हैं कि हम तुम्हारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने जा रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है करो। तो ये एक कंप्लीटली गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है जो साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से ईरान में किया जा रहा है। देखिए कहाँ तो मकसद था सत्ता पलट करने का, तख्ता पलट अब दूर दूर तक उसके आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक नए किस्म का ऊर्जा संकट क्रिएट करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप उस जगह पर अब अटैक कर रहे हैं जहां से ईरान अगर उसने भी सिविलियन और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू किया। बिल्कुल, ये बड़ी चिंता है जरूर मनीष, जैसा आप कह रहे हैं। और अगर ये सब शुरू हो गया तो फिर तबाही दूसरी तरह की होगी। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हैं। पूर्णिमा जी, क्या कहें, जिन कारणों से, जिन रीजन से ये वॉर शुरू हुआ था वो शायद बहुत पीछे छूट गए। ट्रू कलर ऑफ ट्रंप क्या दुनिया देखने वाली है? यानी कि तेल पर कब्जा करो, दुनिया की हर इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करो और ईरान को तबाह करो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। रवि जी, आपके क्वेश्चन की आंसर बहुत सिंपल सी है। उनको अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनकंडीशनल सरेंडर का क्या मतलब है।
उन्होंने पूछा है ना ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना है, उनका मतलब क्या है पूछा गया था। रिपोर्टर के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये बताया था कि इट मीन्स यूएस डोमिनेंस, दैट्स इट। अब तेल का हो, यूएस डॉलर का हो, यूएस का कब्जा करना हो, जगह के ट्रेड राउट को कंट्रोल करना हो, आपकी किसके ऊपर सैंक्शन लगाना। पूर्णिमा जी लेकिन अगर इसका एक फ्लिप साइड देखने की कोशिश करें, मैं सवाल जोड़ दे रहा हूं, अगर वाकई में ट्रंप ऐसा करने में सफल होते हैं, यूएस का डोमिनेंस बढ़ता है, वो इस युद्ध में जीत जाते हैं, ऑयल के नए सेक्टर पे उनका कंट्रोल बढ़ता है, मिडिल ईस्ट में यूएस ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो ये ट्रंप के फेवर में, अमेरिका के फेवर में होगा या नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अमेरिका की ताकत दुनिया में स्थापित करें और दुनिया को दिखाएं। किसी भी देश के शासक के लिए या देश के लिए ये तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कैसे देखा जाए इसे? अगर ये कर सकता है तो दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप को वेस्टर्न वर्ल्ड एकदम सर पे चढ़ा के बैठेंगे, बट ये होगा नहीं है, बिकॉज ही ऑलरेडी लॉस्ट, ही डजंट हैव एन ऑप्शन। कल रशिया के सारे सैंक्शन हटाए क्योंकि एक्चुअली रशिया इज द ओनली मिडिल पर्सन एंटिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ईरान के साथ बात कर सकता है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है, अमेरिका ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आज उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना पड़ रहा है, 5000 भेजा हुआ है। अब पहले तो 80% लोग ये युद्ध के तैयार थे ही नहीं। हाँ। अभी लिटरली डेमोक्रेट पूरा नेगेटिव में है और रिपब्लिकन पार्टी में जो सेंट्रिस्ट है, जो थोड़ा सा सेन है, वो नेगेटिव, वो डोनाल्ड ट्रंप को पूरा नेगेटिव मार्क दे के रखे जैसे मैं हूँ, लेकिन जो मागा फैक्शन है वो उनके साथ है। बिल्कुल, और ये कहा भी गया पूर्णिमा नाथ जी कि अलग अलग मसले और जिस तरह से डोमेस्टिक लेवल पर जो डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे थे, फंसते हुए नजर आ रहे थे, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी उन्होंने अचानक से इस हमले को अंजाम दिया जब जिनेवा में बातचीत का जो तीसरा दौर है वो खत्म हुआ था।